ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है एक क्वेस्ट मिशन के बाद। तभी उसको जिना का कॉल आता है और वो उसको याद दिलाते हैं कि आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और जिन्वो को उधर जाना होगा। यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे होते हैं और वो सो रहा होता है, तो भले वो थक चुका होता है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आ जाता है जिन्हा के स्कूल में। अब जिना उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम मेरे ही भाई हो ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कमाल का लग रहा होता है जिन्वो, उसने काफ़ी तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। अगर आप ये रिकैप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं तो आगे स्किप कर सकते हो। हमें बताया जाता है कि 10 साल से ऊपर हो चुके हैं जब गेट इस दुनिया में आए थे। तब से गेट के अंदर वाले मैजिक बीस्ट की और वो हंटर्स जिनकी पावर्स अवेकन हुई है, जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है, उनकी लड़ाई जारी है। हमें बताया जाता है कि संग जिन्वो को पैसे कमाने की जरूरत है क्योंकि वो अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करना चाहता है। और हमें बताया जाता है कि संग जिन्वो एक ई रैंक का हंटर है। वैसे आमतौर पे हंटर की एबिलिटीज एक बार जब अवेकन हो जाती है तो उसके बाद वो और ज्यादा नहीं बढ़ सकती, उनकी रैंकिंग चेंज नहीं होती इसी वजह से। लेकिन डबल डंजन के रेड मिशन में संग जिन्वो को एक ऐसी एबिलिटी मिली जहां पे वो एक तरीके के गेम वर्ल्ड के अंदर आ गया, जिससे कि वो अपनी पावर्स को लेवल अप कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे संग जिन्वो ने अलग अलग लड़ाइयां लड़ी और अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव किया। फाइनली उसको एक रेसिपी मिली एलेक्सिर ऑफ लाइफ की, जिससे कि सारी की सारी डिजीजेस क्योर हो सकती है, जिससे कि वो अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। इसके अलावा उसको शैडो मोनार्च की एबिलिटी भी मिल गई, जिससे वो शैडो सोल्जर्स को कमांड कर सकता है। तो यार ये छोटा सा रिकैप था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो जिन्वो कहता है क्या अजीब क्या लग रहा है इसमें, मैं स्पोर्ट्स वेयर पहन के थोड़ा ना सकते हो तुम्हारी टीचर से मिलने के लिए। तो ये लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये जो लड़कियां होती है यहाँ पे मौजूद, वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है जिन्वो को देख के। तो जिना भी यहाँ पे इंप्रेस हो जाती है, वो कहती है क्या बात है यार, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किसी से बातचीत करवा सकती हूँ। तो जिन्वो को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे जिना के गाल को खींचता है और इसके बाद वो आ जाता है उसके टीचर से बात करने के लिए। अब उसकी टीचर यहाँ पे बताती है कि जिना एक काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट है, उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया अपने मॉक एग्जाम के अंदर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आगे चल के कभी जिना अवेकन होती है और उसके अंदर पावर्स आती है तो क्या तुम उसे एज अ हंटर ज्वाइन करने दोगे? तो यहाँ पे जिन्वो साफ मना कर देता है इस चीज के लिए। इसके अलावा उसको एक और फेवर चाहिए होता है जिन्वो से, क्योंकि उसके पास हंटर्स का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे ये बनती होती है सॉन्ग यी। आपको याद होगा यार, जब जिन्हो और जिन्वो रेड मिशंस कर रहे थे तो उनमें से एक टीम के अंदर ये बंदी भी आई थी। ओके, अब जिन्वो पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, जो कि जिन्हा होती है। तो बेसिकली ये जिन्हा की ही फ्रेंड होती है, उसकी क्लासमेट होती है। और सॉन्ग ये को भी पता चल जाता है कि ये बंदा जिन्हा का भाई है। तो वो समझ जाती है कि इसका पर्पस क्या है। वो सोचती है कि जिन्वो उसे हंटर मिशंस पे जाने के लिए मना करेगा। तो सॉन्ग ही कहती है कि मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन जिन्वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ चलो। वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लाइट से इधर आता है ह्योंग डोंगसू और उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे जिनचुल भी आया होता है। और अब यार डोंगसू इधर आके कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, ठीक है। वो यही कहता है कि ये कोरिया कितना ज्यादा ओल्ड फैशन्ड है यार, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ मेरे को यहाँ पे खुद वेलकम करने के लिए आएगा। तो जिनचुल कहता है कि जिस देश को धोखा दिया उसमें वापस आए हो उन 2 लोगों से मिलने के लिए सिर्फ। तो डोंगसू कहता है कि क्या मिलने के लिए? अब ऐसा मासूम मत दिखाओ अपने आप को, तुम लोग सर्वेलेंस टीम में हो तो तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये सारा काम एक डंजन के अंदर होगा। सबसे पहले वो ई रैंक का हंटर, उसके बाद वो डी रैंक का हंटर, उन दोनों को मैं मार डालूंगा, जो कि बेसिकली जिन्वो और जिन्हो होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे वो काफी सीरियस हो चुका होता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे अपनी एबिलिटी के साथ? तो यार ऑब्वियसली बात है डोंगसू ज्यादा ताकतवर है। ओके, तो जिनचुल ये कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे हमें हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। इधर चॉय जोंग इन गोगुन को अपनी 3rd रेड मिशन के बारे में बता रहा होता है, जो कि जेजू आइलैंड के ऊपर हुई थी। ओके, चोई ने ही इस मिशन को लीड किया था। वो बताता है कि यहाँ पे एक काफी खतरनाक चीज सामने आई है कि वो जो आंट्स थी उस आइलैंड के ऊपर, उनके अंदर अब विंग्स भी आ गए हैं और अब वो उड़ना सीख रहे हैं। खुशी की बात बस ये है कि उनके एवोल्यूशन के बाद भी अभी वो कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं उड़ सकते और थोड़े समय बाद ही वो डूब जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन बस कुछ समय की बात है। उसके बाद आपको पता ही है कि वो उड़ के यहाँ पे मेन सिटी के ऊपर भी हमला कर देंगे। तो इनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए गोगुन ही इधर चोई को कहता है कि अरेंजमेंट्स करो और इन्वेस्टिगेट करो इस मैटर के ऊपर। दूसरा यहाँ पे हमें सी गेट का सीन दिखाया जाता है। इधर जिन्वो सॉन्ग को अपने साथ लेके आया होता है और मिलवाता है आन और ह्योन से। अब बेसिकली यहाँ पे जिन्वो ने आन सांगमिन से एक फेवर मांगा होता है कि ये लोग इनको अलाउ करे एक मिशन के अंदर, जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज करवाया है। ओके, ये मिशन इसलिए बनाया गया है जिससे कि नए हंटर्स की प्रैक्टिस हो सके, एक गिल्ड प्रैक्टिस, ठीक है। इसी वजह से ये लोग एक सी रैंक के गेट के अंदर आए हैं। ओके, अब यार जिन्वो का मेन मोटिव यहाँ पे आने का ये है कि वो सॉन्ग को ये दिखाना चाहते हैं कि एक हंटर के कितने ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। तभी यहाँ पे ए रैंक का हंटर
किम चुल आता है और ये भी व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है और ये एक काफी कमाल का टैंकर होता है, इसके स्किल्स काफी कमाल के हैं। लेकिन किम चुल आते साथ ही यहाँ पे भाई परेशान हो जाता है देख के कि यहाँ पे 2 ई रैंक के हंटर्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बोझ बन जाते हैं ये लोग इनके ऊपर। तो आन यहाँ पे इस स्ट्राइक टीम की कंपोजिशन समझाता है, हम लोगों को बताता है कि इस टीम के अंदर एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के, 2 सी रैंक के और 2 ई रैंक के, यानी कि जिनवो और सोंग ही। टोटल 10 हंटर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। जब ये सारी बातें यहाँ पे जिनवो सोच रहा होता है तो वो कहता है कि यार वैसे देखा जाए तो इस टीम के अंदर काफी खतरनाक और ताकतवर लोग हैं, काफी अच्छे खासे हंटर्स हैं। जबकि वो यहाँ पे दिखाना चाहता था सोंग को कि हंटर मिशन कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ये टीम देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा इन लोगों के लिए, जिससे कि उसका ये पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया यहाँ पे आने का। ह्यून यहाँ पे जिनवो के पास आता है और उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि क्या तुम इस मिशन के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम कर सकते हो, हम ये चाहते हैं कि नए हंटर्स को भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिले और उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। तो जिनवो कहता है हाँ जरूर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जैसे ही ये टीम यहाँ पे गेट के अंदर बढ़ती है, हमें दिखाया जाता है कि ये गेट बुरी तरह से बदलने लग जाता है और जिनवो ये चीज पहले ही नोटिस कर लेता है। वो देखता है कि ये गेट एक तरीके का रेड गेट बनने लग जाता है। अब वो जैसे ये बात समझता है, वो सोंग का हाथ पकड़ के उसको जल्दी से लेके भागने वाला होता है यहाँ से, लेकिन ये गेट सील होना शुरू होने लग जाते हैं जिससे कि ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। अब थोड़ा फेस यहाँ पे जिनवो का बाहर होता है तो वो आन और बाकी सबसे ये कहता है कि जल्दी से जल्दी प्राइमरी रेड टीम को कांटेक्ट करो, ये एक इमरजेंसी है। और ये गेट यहीं पे बंद हो जाता है। आन इधर बेक यूनहो को कांटेक्ट करता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, ठीक है। ये न्यूज सुन के बेक खुद शॉक हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आम सा सी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल गया है। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचता हूँ। अब ये लोग यहाँ पे फंस चुके होते हैं इस गेट के अंदर, ये नोटिस करते हैं कि ये बर्फीले इलाके के अंदर आ चुके होते हैं ये लोग। तो किम चुल इन लोगों को बताता है कि ये गेट एक रेड गेट में बदल गया है। सोंग यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो पूछती है कि रेड गेट क्या होता है। तो जिनवो बताता है कि ये आम गेट से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे गेट्स में हमारा कांटेक्ट बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है और यहाँ से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो हमें इस डंजन के बॉस को हरा दे या तो फिर ये डंजन खुद ही तबाह हो जाए, जिसको सालों लग सकते हैं। जब ये सारी बातें जिनवो बता रहा होता है सोंग को, तभी 2 प्रोजेक्टाइल्स उड़ते हुए आते हैं फॉरेस्ट के अंदर से काफी तेज स्पीड में, जिससे एक सी रैंक का हंटर तो भाई उधर ही मर जाता है। मतलब उसके फेस पे लगा होता है प्रोजेक्टाइल जो कि एक आइस एरो होता है। दूसरा एरो यहाँ पे सोंग ही के ऊपर आया होता है, बट जिनवो ने इस एरो को भाई पकड़ लिया होता है अपने हाथों से ही। अब यहाँ पे पार्क हीजिन नाम की एक हंटर होती है, वो देख लेती है भाई जिनवो के रिफ्लेक्सेस तो काफी कमाल के और उसकी ताकत भी काफी कमाल की है। ये कोई आम ई रैंक का हंटर तो लग नहीं रहा, हो सकता है कि इसका लेवल उससे भी ज्यादा हो, शायद ए रैंक या फिर उससे भी ज्यादा। तो अब यार ये पूरा ग्रुप देखता है कि ये तीर आए कहां से थे। तो यहाँ पे 2 आइस एल्व्स बैठे होते हैं पेड़ के ऊपर और इन लोगों ने भाई काफी चालाकी से सबसे वीकेस्ट मेंबर्स को टारगेट बनाया होता है, जो कि होती है सोंग और वो सी रैंक का हंटर जो मर गया, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि इन लोगों के अंदर इंटेलिजेंस है और ये लोग स्ट्रैटेजी के साथ हमला करते हैं। अब यार ये तो काफी हरामी टाइप के बंदे लग रहे होते हैं आइस एल्व्स, और चढ़ा के भाग जाते हैं ये लोग फॉरेस्ट के अंदर। जिसके बाद ये सब यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और हाई अलर्ट के ऊपर आ जाते हैं। जिनवो को भी यहाँ पे गुस्सा आता है, वो इस तीर को तोड़ देता है अपने हाथों से। अब यार सोंग तो इस इंसिडेंट के बाद पूरा हिल चुकी होती है। वो पूछती है जिनवो से कि ये कौन थे, तो जिनवो बताता है कि ये आइस एल्व्स हैं, हंटर लोग इनको आइस स्लेयर्स भी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेरहम होते हैं और काफी खतरनाक भी। तो यार किम चुल बताता है कि अब इन लोगों का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से कट चुका है और ये सी रैंक का गेट बदल चुका है बी रैंक के गेट में, ठीक है, मान सकते हैं इसको हम, मतलब खतरा बढ़ चुका है। तो इसी वजह से वो अब सबको लीड नहीं कर सकता। यहाँ पे वो सजेस्ट करता है कि हम 2 ग्रुप्स में बढ़ जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहे तो हम जम जाएंगे और या तो फिर मारे जाएंगे। जो भी लोग मेरे साथ चलेंगे मैं उनको जिंदा रखूंगा और मेरे साथ चलना जरूरी है। तो भाई जो ताकतवर लोग होते हैं उनको अपने साथ रख लेता है ये, और वो यही कहता है साफ साफ कि जो सी रैंक से नीचे के बंदे हैं वो मेरे काम के नहीं है, तुम सब लोग दूर रहो, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे एक दिन बाहर का 1 घंटा होता है, तो हो सकता है हमें महीने लग जाए बॉस को हराने में, तो मुझे फालतू के लोग अपने साथ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यार ये लोग तो अलग हो जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़े, पार्क हीजिन पूछते हैं कि क्या मैं इन लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो किम चुल कहता है हाँ जरूर, तुम्हारे ऊपर है। तो किम चुल मन में कहते हैं क्या इसको कोई सिंपैथी आ रही है इन लोगों के लिए, हाँ बेवकूफ लड़की। तो यहाँ पे हीजिन आती है और वो जिनवो से कहती है कि वैसे किम चुल ने नोटिस नहीं किया उस एरो को, तुम कोई ई रैंक के हंटर नहीं हो, है ना। तो जिनवो तो इस चीज को इग्नोर कर देता है। किम चुल कहता है ठीक है फिर हम मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। जिनवो कहता है कि हम फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं फिर। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ों के ऊपर काफी बड़े बड़े निशान होते हैं पंजों के, और ये लोग समझ जाते हैं कि इधर आइस बेयर्स मौजूद है। इसका तो ये है कि वो ई रैंक के हंटर्स तो मरने वाले हैं। तो यार किम चुल एक चीज नोटिस करता है, वो कहता है यार वैसे देखा जाए तो उस टीम के अंदर सी रैंक के हंटर है, बी रैंक की पार्क हीजिन है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो बंदा उनका लीडर है। तो यार ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑरा चेंज हो चुका है जिनवो का, भले उसके ऊपर रैंक तो ई है लेकिन असलियत में तो वो अलग ही लेवल का बंदा है। ओके, तभी यहाँ पे सामने से आइस बेयर्स आ जाते हैं और भाई
ये जब इनके ऊपर हमला करते हैं ना भाई, काफी खतरनाक, सही में काफी खतरनाक तरीके से सामना करता है किम चुल। और वो काफी कमाल का हंटर होता है भाई, ए रैंक का हंटर है, ठीक है। यहाँ पे वो इस बेयर को बीच में से काट देता है। सारे के सारे फाइट सीन्स देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे एपिसोड अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब इनकी काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है, एक्शन सीन्स तो नहीं दिखा सकता तुम्हें। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन्वो की टीम का सीन। अब हीजिन तो कहती है कि यार यहाँ पे निशान तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे ये आइस बेयर्स के निशान हैं और ऐसा लगता है कि हम उनके इलाके के अंदर जाने वाले हैं, तो हमें शायद दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तो जिन्वो कहता है कि वैसे अगर ये आइस बेयर की टेरिटरी है तो यहाँ पे सिर्फ हमारे इकलौते दुश्मन आइस बेयर ही होंगे, क्यों है ना, कम से कम वो उन स्मार्ट आइस एल्फ से तो कमजोर ही हैं, तो यही बेटर है मेरे ख्याल से। तो पार्क हेजिन सोचती है कि यार ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं थी। तो यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है, तो वो अपनी इन्वेंटरी में से यहाँ पे कुछ गर्म कपड़े निकालता है। ये लोग शॉक हो जाते हैं देख के कि भाई ये हाई लेवल का स्टफ इस बंदे के पास कैसे आया। तो सॉन्ग पूछती है यार असलियत में तुम हो कौन, तुम्हारा सीन क्या है। तो जिन्वो कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, तो मैं ही तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन इसके बदले में मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना, और हाँ तुम दोनों भी, ना ही मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना, ना ही मुझसे कुछ मांगना तुम। तभी यहाँ पे पीछे से एक काफी बड़ा आइस बेयर आ जाता है और इधर वो अपना टाइटल चेंज करके वुल्फ असैसिन कर लेता है और लड़ना शुरू करता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बेक यहाँ पे आ चुका होता है और ये एंट्रेंस पूरी तरह से सील हो चुका होता है, उसे पता होती है बात, ठीक है। वो यही सोचता है कि चलो अच्छी बात यह है कि उस टीम के अंदर कुछ ए रैंक या बी रैंक के हंटर्स है जो कि शायद जिंदा तो बाहर निकल ही सकते हैं। ओके, अब ये तो सिर्फ मिस्टर किम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये लोग बताते हैं कि नहीं, असॉल्ट टीम के अलावा भी कुछ लोग अंदर गए हैं, संग जिन्वो गया है, उसके ऊपर मेरा ध्यान गया था इसलिए मैंने उसको भेजा है। तो बेग उससे पूछता है कि उसकी रैंक कितनी है, तो वो बताता है कि वो एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रीअवेकन हुआ था। तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर डोंगसो शामिल होता है। वो कहता है कि क्या बात है, व्हाइट टाइगर गिल्ड का बिग शॉट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या लेवल 1 का गेट आ गया क्या इधर कहीं। तो बेग कहता है कि होंग डोंगसो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था ना। डोंगसो कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक ई रैंक के हंटर को गेट के अंदर कैसे जाने दिया जो कि तुम्हारे गिल्ड का मेंबर भी नहीं था। चलो फिर मैं देखता हूँ उसे चल के। अब यार ऑब्वियसली बात है जिनचुल भी इधर शामिल होता है। वो कहता है वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी बात है संग जिन्वो तुम बच गए, क्योंकि इस समय तो डोंगसो भी इस गेट के अंदर नहीं घुस सकता है। दूसरा यहाँ पे हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो ने अपने हाथों से ही बिना किसी वेपन के इन सारे के सारा आइस बेयर को मार दिया होता है और उसको काफी सारे पॉइंट्स भी मिले होते हैं। अब ये लोग इस बेयर का मीट खाते हैं, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पे खा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं जिन्वो के बारे में। और वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो इनके मेन ठिकाने पे पहुंच चुका होता है आइस बेयर के। इधर वो फाइनली अपने शैडो मोनार्च की एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी सारे शैडो सोल्जर्स को इधर लेके आता है और इसमें इग्रिस भी शामिल होता है भाई। और मैं बता रहा हूँ अब काफी कमाल का सीन होने वाला है भाई। इस सीन को देखना, टेलीग्राम चैनल पर मैंने एपिसोड अपलोड कर दिया, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये सारे के सारे आइस बेयर आते हैं और भाई शैडो मोनार्च की पूरी आर्मी होती है इधर, ये सबके सब इधर लड़ना शुरू करते हैं और भाई इग्रिस खड़ा होता है उधर जिन्वो के पास। अब यार ये सारे के सारे शैडोज हार रही होती है क्योंकि आइस बेयर काफी खतरनाक है, तो इधर एमपी भी काफी तेजी से यूज हो रही होती है जिन्वो की। तो फाइनली यहाँ पे इन आइस बेयर्स का बॉस भी आ चुका होता है जिसने काफी सारे शैडोज को मार दिया होता है और सारी की सारी एमपी यूज हो चुकी होती है जिन्वो की, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे इग्रिस आगे बढ़ता है बॉस से लड़ने के लिए। और भाई सही बता रहा हूँ तुम्हें यार, इग्रिस इस बॉस की वाट लगा के रख देता है, उसको काट पीट के रख देता है। और सही बता रहा हूँ उसने इतना कमाल दिखाया होता है ना, उसका सर काट देता है और भाई सर जाके गिरता है जिन्वो के पैर में। और जिन्वो यहाँ पे खुद एग्री करता है यार, अगर उस समय इग्रिस के पास अपनी तलवार होती ना तो जिन्वो कभी भी उसको हरा नहीं पाता। ये तो बात है। अभी इग्रिस का जो लेवल है ना वो सेम जिन्वो के लेवल का है, या फिर कह सकते हैं कि जिन्वो से भी ज्यादा ताकतवर है इग्रिस। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन्वो उसको कंट्रोल कर सकता है भाई, सच में काफी कमाल की बात है। दूसरा यहाँ पे भी दिखाया जाता है किम चुल का सीन, जिसकी टीम के सारे मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं। वो अकेला यहाँ पे बचा हुआ होता है और इधर आइस एल्व्स की आर्मी ने इनको घेर लिया होता है चारों तरफ से। अब वो तो यहाँ पे डर जाता है, वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि शायद आइस एल्व्स का ये किंग है या फिर बॉस है, मुझे नहीं पता। एंड में हमें उसी का सीन दिखाया जाता है। एनीवे मुझे पता है मैं यार इस एपिसोड के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं बीमार था और मुझे नहीं पता है तुम्हें पता चल रहा होगा नहीं, लेकिन अभी भी मेरा गला खराब है। और ठीक है यार, काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। अब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे पता है रिस्पॉन्स तो कुछ खास अच्छा आएगा नहीं क्योंकि मैं लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और इसका एपिसोड मेरे ख्याल से कल आने वाला है, तो मैं कल जैसे ही एपिसोड आएगा रात में भाई तुम लोगों के लिए जाग के वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।